नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। सत्ता के सभी न्यूज मित्रों का स्वागत है। सबसे पहले सत्ते पे सत्ता, यानी 7 खबरें और दिलचस्प जानकारियां एक साथ। पहले न्यूज मित्रों को उस प्रयागराज लेकर चलेंगे जहां की तस्वीरें देखकर आपको आश्चर्य होगा। मौनी अमावस्या पर अमृत स्नान के लिए महाकुंभ में संगम किनारे भक्तों की सुनामी आई, लेकिन इसके साथ अव्यवस्थाओं की लहरें भी उठी हैं, जिस पर आज हमने एक वीडियो कुंजी बनाई है। इस महाकुंभ का साइड इफेक्ट कैसे यूपी के दूसरे तीर्थ स्थलों पर दिख रहा है, इसके भी दृश्य हैरान करने वाले हैं। अयोध्या से काशी और मथुरा तक ऐसी स्थिति है कि लोगों से अपील करनी पड़ रही है, अभी ना आए। आज सत्ता में हमने एक कुंजी रेप और हत्या के दोषी राम रहीम पर भी तैयार की है, जिसकी छुट्टियां खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। राम रहीम सिर्फ 30 दिन की पैरोल पर जेल से बाहर आ गए हैं, लेकिन राहत का ये चढ़ावा क्या सियासी है? चुनाव से इसका क्या कनेक्शन है, इस पर गौर करिएगा। फिर दिल्ली पर कुछ शुद्ध राजनीतिक कुंजी खोलेंगे, जिसमें केजरीवाल पर राहुल गांधी के कुछ कटाक्ष हैं। राहुल गांधी ने कहा है कि केजरीवाल छोटी कार में आए थे और फिर शीश महल में चले गए। इस पर आम आदमी पार्टी ने क्या जवाब दिया, ये देखेंगे। वैसे दिल्ली में यमुना नदी के पानी पर भी जहरीली सियासत हो रही है। दिल्ली की सीएम आतिशी और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने आज चुनाव आयोग से मुलाकात की और हरियाणा सरकार की शिकायत भी की। इस पर बीजेपी ने कहा कि केजरीवाल अब निचले और छिछले स्तर की राजनीति कर रहे हैं। इस बीच दिल्ली दंगों के आरोपी ताहिर हुसैन को आज सुप्रीम कोर्ट से पैरोल वाली राहत मिल गई, लेकिन इसके साथ नियम और शर्तों की एक लंबी लिस्ट भी है। ताहिर हुसैन को चुनाव प्रचार की इजाजत मिल गई है, लेकिन रोज कैंपेन के बाद जेल में लौटना होगा। और आज चीन के उस डीप सीक की भी बात करेंगे, जिसने अमेरिका में हड़कंप मचा दिया है। अमेरिका चैट जीपीटी की सत्ता को चाइनीज डीप सीक ने कैसे हिला दिया और ये काम कैसे होगा, आज इस पर हमने आपके लिए एक बड़े काम की कुंजी तैयार की है। तो सत्ता की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले आपको आस्था की वो सुनामी दिखाते हैं जो संगम किनारे आई है। बस स्टैंड हो, एयरपोर्ट हो, रेलवे स्टेशन हो या सड़कों का रेला हो, हर जगह सिर्फ और सिर्फ भीड़ नजर आ रही है। हर कोई काफी उत्साहित है, हर कोई इस महाकुंभ का हिस्सा बनना चाहता है। आप आगे जाइए, आपके लिए आगे आश्रय बनाया गया है। जी, कितना भीड़ है? 6 बजे से यहाँ खड़े हैं, अभी तक ट्रेन में बैठने का कोई उम्मीद नहीं है। और भीड़ के देखते हुए हम लोग समझ गए कि हम लोग जाए कैसे। निकलते रहिए, धीरे-धीरे आगे बढ़ते रहिए, निकलते रहिए। ये वीडियो आस्था के उस महासमुद्र का है जो मौनी अमावस्या से ठीक पहले प्रयागराज में देखने को मिल रहा है। तस्वीरों में आप देख भी सकते हैं, जहां तक नजर जा रही है श्रद्धालु ही श्रद्धालु दिख रहे हैं। संख्या इतनी है कि इस वीडियो फ्रेम में दिख रहे श्रद्धालुओं को भी गिनना चाहें तो मुश्किल होगी। सोचिए सड़क पर कितनी भीड़ होगी, महाकुंभ के अलग अलग क्षेत्रों में श्रद्धालुओं की कितनी संख्या होगी। ये स्थिति संगम के आसपास प्रयागराज के कोने कोने की है, गली गली की है। चाहे ड्रोन वाला आसमानी दृश्य हो या फिर कैमरे के जरिए अलग अलग एंगल से रिकॉर्ड वीडियो हो, महाकुंभ की भीड़ अब महाभीड़ हो चुकी है। देश के अलग अलग हिस्सों से प्रयागराज आ रहे लोगों की संख्या भी कम नहीं है। ट्रेन में जगह नहीं है, प्रयागराज के लिए टिकट फुल है, स्टेशन पर यात्रियों की संख्या अचानक बढ़ चुकी है। रेलवे प्रशासन के लिए इस भीड़ को मैनेज करना अब मुश्किल हो चुका है। सरकार और प्रशासन के लिए सबसे बड़ी चुनौती यह है कि श्रद्धालुओं की संख्या निरंतर बढ़ती जा रही है। कल मौनी अमावस्या है, इस दिन संगम में स्नान को शुभ माना जाता है। ऐसे में देश भर से बड़ी संख्या में श्रद्धालु प्रयागराज आ रहे हैं। सरकार के दावे के अनुसार कल मौनी अमावस्या के मौके पर 10 करोड़ श्रद्धालुओं के आने का अनुमान है। एक दावा यह भी है कि आज दोपहर 2 बजे तक 2 करोड़ 39 लाख श्रद्धालु स्नान कर चुके हैं। दावा यह भी है कि महाकुंभ में अब तक करीब 15 करोड़ श्रद्धालु डुबकी लगा चुके हैं। दावा यह भी है कि औसतन 1 करोड़ लोग रोज महाकुंभ में डुबकी लगाने आ रहे हैं। सरकार का यह भी दावा है कि महाकुंभ में कुल 45 करोड़ श्रद्धालुओं के डुबकी लगाने का अनुमान है, यानी जब तक ये खत्म होगा तब तक इतने लोग डुबकी लगा चुके होंगे। प्रयागराज में 44 घाटों पर स्नान की व्यवस्था की गई है। सवाल यही है कि क्या महाकुंभ के इस महासैलाब के लिए सरकार और प्रशासन तैयार है?
क्या महाकुंभ की व्यवस्था इस भीड़ के लिए काफी है? ये किसी चुनौती से कम नहीं है। TV9 भारतवर्ष के संवाददाता संगम नगरी के सभी मुख्य क्षेत्रों में मौजूद हैं। श्रद्धालुओं की भीड़, श्रद्धालुओं के लिए व्यवस्था, श्रद्धालुओं की दिक्कतें, तमाम चीजों को ध्यान में रखकर महाकुंभ की महाकवरेज कर रहे हैं। जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, आप सिर्फ 120 सेकंड की न्यूज रील में देखिए। मौनी अमावस्या से पहले इस वक्त पूरा प्रयागराज खचाखच पब्लिक से भर चुका है। हम लोग भगवान के लिए आए यहाँ पर। कटनी से साइकिल से आ गए हैं इतनी दूर, जय श्री राम, 100 किलोमीटर। जय श्री राम। हजारों करोड़ों की संख्या में लोग जो है यहाँ पर प्रयागराज आ रहे हैं, जहाँ पर वो आस्था की डुबकी लगाने के लिए काफ़ी उत्साहित है। चाहे रेलवे स्टेशन हो, बस स्टेशन हो या फिर एयरपोर्ट हो, हर जगह सिर्फ आपको भीड़ ही भीड़ दिखाई देगी। इस रेलवे से समझिए कैसे लोगों को कंट्रोल करना मुश्किल होता होगा। लोगों के आने जाने, खाने पीने, रुकने और गाड़ी में बैठने से लेकर हर व्यवस्था करनी है। 15 किलोमीटर कम से कम पैदल चलना पड़ा है। जो स्टेशन है वो पूरा क्राउड से फुल हो चुका है, भीड़ बहुत ज्यादा है, जिसके चलते लोगों को परेशानी का सामना भी करना पड़ रहा है। प्रशासन की पुरजोर कोशिश है कि इस पूरी व्यवस्था को सुचारू रूप से वो चला सके, लेकिन बावजूद इसके ऐसे कई सारे लोग हैं जो व्यवस्थाओं को ठीक ठहरा रहे हैं, तो कहीं दूसरी ओर ऐसे भी लोग हैं जो कई किलोमीटर चलने के चलते बहुत परेशान भी हैं। करीबन 190 स्पेशल गाड़ियाँ, बाकी मिला के करीबन 360 ट्रेन हमारी रेगुलर प्लस स्पेशल होंगी। हर 4 मिनट में एक गाड़ी होगी। ट्रेन में जगह नहीं मिल पा रहा है कि लोग आने जाने के में बहुत दिक्कत हो रही है। इतनी भीड़ है कि लोग ट्रेन में पैर तक रखने की जगह नहीं है। जा रहे हैं वापस जाने की प्लानिंग में है कि वो वापस जाएंगे। क्या करेंगे? क्या कुंभ नहाने नहीं जाएंगे? नहीं जाएंगे, भीड़ है तो कैसे जाएंगे? बताइए, इतना दिक्कत हो रहा है, इसमें आदमी जा पाएगा? हम लोग प्रयास किए कि चले जाएं कुंभ नहाने, और भीड़ के देखते हुए हम लोग समझ में आए कि हम लोग जाए कैसे। कितनी भीड़ लग रही है, कितनी बहुत ज़्यादा, अधिक से अधिक भीड़। आप देख लीजिए, 4 स्पेशल ट्रेन है, इसमें खड़ा होने के लिए जगह नहीं है हम लोग। प्रयागराज महाकुंभ का व्यापक असर रामनगरी अयोध्या में भी देखने को मिल रहा है। सरकार का दावा है कि अयोध्या में पिछले 2 दिनों में लगभग 25 लाख श्रद्धालु रामलला के दर्शन कर चुके हैं। इस आंकड़े की हम पुष्टि तो नहीं कर सकते, लेकिन ये अयोध्या शहर की आबादी से करीब 30 गुना से भी ज़्यादा है। आपको बता दें, 2024 में शहर की आबादी 78,000 थी। इस लिहाज से अयोध्या पर इस समय भीड़ का कितना दबाव है, ये आप समझ सकते हैं। 5 फरवरी तक के लिए स्कूल बंद कर दिए गए हैं। श्रद्धालुओं की भीड़ की वजह से हालात इतने चुनौतीपूर्ण हो चुके हैं कि राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट की ओर से विशेष अपील की गई है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महासचिव चंपत राय ने कहा है कि पिछले 3 दिनों से अयोध्या में दर्शनार्थियों की संख्या में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। अयोध्या धाम की आबादी एवं आकार को देखते हुए ये कहा जा सकता है कि इतनी अधिक संख्या में भक्तों को एक दिन में रामलला के दर्शन कराना बहुत कठिन है और भक्तों को परेशानी का कारण भी ये बन रहा है। परिणाम स्वरूप किसी भी प्रकार की अनहोनी को रोकने के लिए आवश्यक हो गया है कि भक्तों को अधिक पैदल चलाना पड़ रहा है। अतः निवेदन है कि आसपास के भक्तजन 15 से 20 दिन के पश्चात दर्शन करने अयोध्या पधारें, ताकि बहुत दूर से आने वाले भक्त आसानी से रामलला के दर्शन कर सकें। अयोध्या जैसी स्थिति ही काशी और मथुरा की भी है। प्रशासन का दावा है कि काशी में 15 लाख श्रद्धालु दर्शन पूजन के लिए पहुंच चुके हैं। दावा यह भी है कि प्रतिदिन काशी में 25 से 30 लाख लोग आ रहे हैं। मौनी अमावस्या पर काशी में 50 लाख से अधिक श्रद्धालुओं के आने का अनुमान है। मंदिर परिसर, गलियां और गंगा के घाट हाउसफुल हैं। बाबा विश्वनाथ के दर्शन के लिए आधी रात से भक्त लाइन में खड़े हो रहे हैं। रेलिंग और बैरिकेडिंग के सहारे रात गुजार रहे हैं। सुबह 2:45 बजे कपाट खुलने के बाद दर्शन होते हैं। पुलिस के 5000 से अधिक जवानों को तैनात किया गया है। भीड़ को देखते हुए 5 फरवरी तक स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए हैं। महाकुंभ में व्यवस्था बनाए रखने के लिए मेला क्षेत्र को नो व्हीकल जोन घोषित कर दिया गया है। मौनी अमावस्या के पहले ही अनुमान से ज्यादा भीड़ आ जाने से प्रयागराज जंक्शन पर तय समय के पहले ही 1 वे लागू कर दिया गया है। अब आधी रात के बाद
चिक्की, नैनी जंक्शन, प्रयाग जंक्शन, फाफामऊ, सूबेदारगंज, झूसी और प्रयागराज रामबाग रेलवे स्टेशन पर भी यात्रियों को एक ओर से प्रवेश तो दूसरी ओर से निकास दिया जाएगा। इन सभी स्टेशनों पर यह व्यवस्था 31 जनवरी की रात 12 बजे तक लागू रहेगी। ट्रेन की स्थिति यह है कि प्रयागराज जाने के लिए 29 जनवरी की बुकिंग फुल हो चुकी है। प्रीमियम से लेकर पैसेंजर ट्रेनों में ज्यादातर में रिग्रेट यानी बुकिंग रिक्वेस्ट फेल वाला विकल्प ही बचा है। मतलब ये कि प्रयागराज जाने वाली ट्रेनों में वेटिंग से भी टिकट नहीं मिल रहा है। भीड़ के कारण कई ट्रेनों का समय प्रभावित है। यात्रियों को घंटों इंतजार करना पड़ रहा है। आपको एक डेमो के जरिए प्रयागराज जाने वाले श्रद्धालुओं की ट्रेन व्यथा आइए बताते हैं। तो अगर आप दिल्ली से देखें, तारीख जो है वो 5 फरवरी है और दिल्ली से यहां पर आप देखिए वंदे भारत रिग्रेट, यहां पर देखिए 5 फरवरी अगर आप देखेंगे रिग्रेट दिखा रहा है, यानी इसका मतलब ये 7 फरवरी में भी रिग्रेट, 8 फरवरी भी रिग्रेट, इसके बाद 9 फरवरी में 97 की वेटिंग लिस्ट है और उसके बाद अगर आप आगे जाएंगे यहां पर आप देखिए 18 फरवरी, 25 फरवरी और ये 26 फरवरी तक आपकी जो वेटिंग लिस्ट है वो 73 है और कमोबेश यही हालत है। और रिग्रेट का मतलब यह है कि अब आप वहां पर उस ट्रेन में बुकिंग नहीं करा सकते। ये देखिए पटना से क्या है, अगर पटना से कोई प्रयागराज जाने की कोशिश कर रहा है तो उसके लिए कितना ज्यादा मुश्किल है रिजर्वेशन कराना। आप देखिए 5 फरवरी वेटिंग लिस्ट कितनी है 37, 6 फरवरी 35, 45, 79, ये हालत है पटना से। इसके अलावा अगर आप देखिए तेजस राज, इसमें क्या है 5 फरवरी को रिग्रेट, 7 फरवरी रिग्रेट, 6 फरवरी को वेटिंग, 19 अगर आप कोई चांस लेना चाहें। यही कमोबेश अगर मैं नीचे स्क्रॉल करता हूं तमाम ट्रेन का यही हाल है। ट्रेन में लोगों को जगह नहीं मिल रही है, ट्रेन के टिकट नहीं मिल रहे हैं। भक्तों की इस समस्या के वक्त में विमान कंपनियां आस्था में पैसे कमाने वाला अवसर ढूंढ रही हैं। देश के अलग अलग शहरों से प्रयागराज जाने वाली फ्लाइट के टिकट की कीमत अचानक बढ़ गई है। विमान की तरह किराए भी आसमान में उड़ान भर रहे हैं। आपको मौनी अमावस्या के दिन यानी कल की 3 फ्लाइट की इकोनॉमी क्लास का किराया आइए बताते हैं, जिससे बढ़ते किराए का अंदाजा आपको भी लग जाएगा। अगर इंसान कल सुबह 6:15 पर दिल्ली से प्रयागराज का टिकट एयर इंडिया से लेता है तो 62,486 रुपए उसे देने होंगे। वहीं अगर मुंबई से सत्ता के न्यूज मित्र कल सुबह 6:30 की फ्लाइट का टिकट लेते हैं तो उन्हें 82,786 रुपए देने होंगे, जबकि मुंबई से किराया लगभग 2 गुना है। यह सिर्फ एक तरफ का किराया है। लखनऊ से प्रयागराज की दूरी सिर्फ 200 किलोमीटर है, लेकिन कल की डेट में एयर इंडिया से फ्लाइट का किराया 50,722 रुपए है। आस्था में अवसर ढूंढने की यह कहानी सिर्फ एक विमान कंपनी की नहीं है। अगर कोई इस वक्त मुंबई से प्रयागराज जाने की कोशिश कर रहा है, यहां पर डेट मैंने सेलेक्ट की है 31 जनवरी की, आज है 28 तारीख। अगर 31 जनवरी का आप टिकट लेने की कोशिश करेंगे मुंबई से प्रयागराज का, तो शुरुआत ही होती है 21,000 से, 23,000, 29,000, 26,000, 31,000, 34,000। आस्था और पवित्रता के महापर्व को एयरलाइंस ने यानी कि फ्लाइट कंपनियों ने अपने मनमानी कमाई के अवसर में तब्दील कर दिया। नई दिल्ली से प्रयागराज अगर आप आम वक्त में जाते हैं तो 5-7 हजार रुपए का किराया होता है, लेकिन अब मैं इस वक्त अगर मैं यहां से प्रयागराज जाने की कोशिश करता हूं तो टिकट के रेट्स देखिए, बेतहाशा इजाफा हो चुका है टिकट्स के रेट में। आप पाएंगे कि 30,000, 38,000 रुपए तक, यानी 5-7 हजार की जगह 30 से 38,000 रुपए लिए जा रहे हैं। सरकार इन एयरलाइंस की मनमानी पर रोक लगाएं, कार्रवाई करें और कुंभ जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए किफ़ायती फ्लाइट की सुविधा उपलब्ध कराएं या फ्लाइट की प्राइसिंग में कैपिंग इंट्रोड्यूस करें। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई की सत्ता की बात करते हैं, जिसमें अब तक अमेरिका दुनिया से कई प्रकाश वर्ष आगे नजर आ रहा था। दुनिया के एआई मार्केट में अमेरिका का कब्जा था और उसी की मोनोपोली थी। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति बनने से पहले और बनने के बाद दुनिया को ये लगातार बता रहे थे कि उनके देश के पास चैट जीपीटी है, जेमिनी है, ग्रॉक है, एंथ्रोपिक है। तुम्हारे पास क्या है? डोनाल्ड ट्रंप को पहली बार किसी देश ने जवाब दिया। यह जवाब चीन की तरफ से मिला है।
इसे आप कह सकते हैं कि शी जिनपिंग अब ट्रंप को कह सकते हैं कि मेरे पास डीप सीक है। पहली बार अमेरिका से बाहर की किसी कंपनी ने एक ऐसा एआई मॉडल डेवलप किया है जिससे अमेरिका के बाजार घाटे में जा रहे हैं। एआई चिप बनाने वाली कंपनी शेयर बाजार में डुबकी लगा रही है। ऐसा लग रहा है कि 5 दिन पहले बाजार में जिनकी मोनोपोली थी अब वो दुकान खोल कर बैठे हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि उनका महंगा सामान अब बिकेगा कैसे। दरअसल सत्ता की यह खबर न्यूज मित्रों को फ्यूचर की टेक्नोलॉजी को समझाने के लिए है। ऐसे वक्त में जब हमारे देश में लाडली बहन योजना, माई बहन योजना, मुफ्त में 200 यूनिट फ्री बिजली, पानी और 5 रुपए में कैंटीन में भोजन देने के मुद्दे पर विमर्श हो रहा है, उस दौर में दुनिया एआई पर क्या और कितना काम कर रही है और एआई ने दुनिया के 2 देशों को कैसे हिला दिया है, इस पर हमने सत्ता की ये विशेष कुंजी तैयार की है। सबसे पहले आपको जल्दी से एआई के बारे में बताते हैं। एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसे आप ये कह सकते हैं कि जब मशीन किसी इंसानी काम को इंसानों की तरह सोच समझकर करने लगे तो वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। अब तक आपने दुनिया की बड़ी बड़ी एआई कंपनियां जैसे चैट जीपीटी, जेमिनी, ग्रॉक, एंथ्रोपिक जैसे नाम सुने होंगे। चीन में अब एक नया एआई मॉडल तैयार किया गया है जिसका नाम डीप सीक है। इसी डीप सीक का अब तीसरा वर्जन आया है जिसे डीप सीक V3 कहा जा रहा है। डीप सीक V3 चीन में तैयार हुआ एक एआई मॉडल है। इसे बनाने के लिए सॉफ्टवेयर और एल्गोरिदम का उपयोग किया गया है। यह सामान्य कंप्यूटिंग हार्डवेयर पर चल सकता है। ये मॉडल डेटा और मशीन लर्निंग तकनीकों के आधार पर विकसित किया गया है जिसमें बड़े पैमाने पर डेटा का उपयोग करके एआई को प्रशिक्षित किया जाता है। आपके मन में यह सवाल हो सकता है कि बहुत सारे एआई मॉडल हैं तो डीप सीक की इतनी चर्चा क्यों है? दरअसल डीप सीक ओपन एआई और गूगल के एआई चैटबॉट से अलग है। ओपन एआई या गूगल के एआई चैटबॉट जैसे चैट जीपीटी या जेमिनी को प्रशिक्षित करने और सामान्य तौर पर चलाने के लिए अक्सर विशेष हार्डवेयर की आवश्यकता होती है, जैसे जीपीयू यानी ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट या टीपीयू टेंसर प्रोसेसिंग यूनिट में इसमें बड़ा खर्च आता है। जबकि डीप सीक V3 जैसे मॉडल को किसी विशेष हार्डवेयर जैसे डीप सीक चिप्स की आवश्यकता नहीं होती है। इसे सामान्य हार्डवेयर जैसे जीपीयू या सीपीयू पर भी चलाया जा सकता है। इसका मतलब ये है कि डीप सीक V3 को बनाने और चलाने के लिए ओपन एआई या गूगल जैसी कंपनियों द्वारा उपयोग किए जाने वाले विशेष हार्डवेयर की जरूरत नहीं है। ये सामान्य कंप्यूटिंग संसाधनों पर आधारित है जो इसे किफायती और सुलभ बनाता है। आसान शब्दों में इसे ऐसे समझिए कि पहले एआई के मॉडल के लिए हार्डवेयर पर अमेरिकी कंपनियों का कब्जा था। वो जिस दाम पर चाहते उस दाम पर बाजार को घुमाते। लेकिन डीप सीक ने ऐसा मॉडल बना दिया जिसमें उतने महंगे हार्डवेयर की जरूरत ही नहीं है। हालांकि ये बात याद रखनी होगी कि बड़े एआई मॉडल को शुरुआत में प्रशिक्षित करने के लिए अब भी शक्तिशाली हार्डवेयर की आवश्यकता होती है। लेकिन एक बार प्रशिक्षित होने के बाद डीप सीक को कम शक्तिशाली हार्डवेयर पर भी चलाया जा सकता है। अब सवाल यह है कि डीप सीक कितना सस्ता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक डीप सीक की प्रशिक्षण लागत लगभग 50 से 75% कम है। संचालन लागत लगभग 80 से 90% तक कम है। निर्माण लागत की बात करें तो रिसर्चर्स का दावा यह है कि इसे बनाने में सिर्फ $60 लाख की लागत आई है, जो कि अमेरिका में एआई कंपनियों के अरबों डॉलर के खर्चों से काफी कम है। इस तुलना को आंकड़ों से अगर समझें तो मेटा इस वर्ष एआई पर $6,500 करोड़ खर्च करने वाला है। माइक्रोसॉफ्ट इस वर्ष एआई पर $8,000 करोड़ खर्च करने वाला है। इतना ही नहीं, डीप सीक V3 की लागत ओपन एआई या गूगल के एआई मॉडल की तुलना में 50% से 90% तक कम हो सकती है, खासकर अगर इसे सामान्य हार्डवेयर पर चलाया जाए और छोटे पैमाने पर प्रशिक्षित किया जाए। तो समझिए कि अगर 100 रुपए का सामान किसी को 50 रुपए में मिलने लगे तो उसे तो खुशी ही होगी, लेकिन अमेरिका के बाजार इससे खुश नहीं है। इस दुख का बड़ा कारण यह है कि अमेरिकी कंपनी महंगी एआई टेक्नोलॉजी बेचकर मुनाफा कमा रही थी और इसके रिसर्च में निवेश कर रही थी। लेकिन अगर लोग चीन की सस्ती एआई टेक्नोलॉजी लेंगे तो अमेरिकी कंपनियों का मुनाफा कम होगा और अमेरिकी कंपनियां रिसर्च में ज्यादा निवेश नहीं कर पाएंगी। एआई चैटबॉट डीप सीक की एंट्री से अमेरिका की वॉल स्ट्रीट में भूचाल आ गया है।
और चिप की दुनिया में बादशाहत रखने वाली कंपनियों में शामिल एनविडिया के शेयर 17% तक गिर गए हैं। ब्रॉडकॉम के शेयर 14%, AMD के शेयर 4.7% तक गिर गए हैं। इसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट और गूगल को भी काफ़ी नुकसान हुआ है। इससे एनविडिया के बाजार मूल्य में करीब $600 बिलियन की कमी आई है। इसके चलते नैस्डैक इंडेक्स भी 3% से अधिक गिरावट के साथ बंद हुआ है। डीपसीक अमेरिका में जनवरी के आंकड़ों के मुताबिक ये एप्पल के स्टोर से सबसे ज्यादा मुफ्त डाउनलोड होने वाला ऐप बन गया है। एप्पल के ऐप स्टोर में डीपसीक ट्रेंडिंग है, जिससे अमेरिका की टेक कंपनियों की चिंता बढ़ गई है, जो राष्ट्रपति ट्रंप के बयान से भी साफ पता चल रहा है। उन्होंने कहा है कि जिस तरह से ये चाइनीज AI ऐप तेजी के साथ पॉपुलर हो रहा है, इसे देखकर अमेरिकी टेक कंपनियों की आंखें खुल जानी चाहिए। The release of DeepSeek AI from a Chinese company should be a wake-up call for our industries that we need to be laser focused on competing to win, because we have the greatest scientists in the world. Well, this is very unusual when you hear a DeepSeek, when you hear somebody come up with something. We always have the ideas, we're always first. So I would say that's a positive. That could be very much a positive development. So instead of spending billions and billions, you'll spend less and you'll come up with hopefully the same solution. अब सवाल यह है कि वो कौन है जिसने अमेरिका की AI सत्ता को हिला दिया है। एक इंफॉर्मेशन और इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग ग्रेजुएट हैं लियांग वेनफैंग। ऐसा दावा किया जाता है कि उन्होंने एनविडिया A100 चिप्स के जरिए एक स्टोर बनाया था, और जब वो एनविडिया से अलग हुए तो उन्होंने अलग अलग लोगों से निवेश करवाकर जुलाई 2023 में डीपसीक की शुरुआत की थी। शुरुआत में ये इतना लोकप्रिय नहीं हुआ, लेकिन डीपसीक लॉन्च किया गया तो पूरी दुनिया में हलचल मच गई। डीपसीक मोस्टली डेवलपर्स के लिए बहुत इफेक्टिव है, क्योंकि कोडिंग और जो प्रोग्रामिंग टेक्निक्स है उसकी बहुत स्मार्ट है। वो जिस लेवल पर प्रोग्रामिंग कर सकता है और नए एप्लीकेशन डेवलप कर सकता है, मेरे ख्याल से वो चैट जीपीटी नहीं कर सकता। चैट जीपीटी क्रिएटिवली बेटर है, लेकिन चैट जीपीटी बहुत इनएफिशिएंट है और कॉस्टली भी है। तो इस वजह से सीधे सीधे एक वॉर छिड़ जाएगा इन दोनों के बीच में। खतरा ये है क्योंकि डीपसीक का डेटा कहीं ना कहीं चाइना को जा रहा है, और उसकी जो टर्म्स एंड कंडीशंस है उसमें क्लियरली कहा गया है कि वो चाइनीज लॉ ही फॉलो करेगा। तो ऐसे में रिस्क ये हो जाता है कि यदि आप कोई एप्लीकेशन बिल्ड करते हैं और वो डीपसीक के ऊपर है, तो क्या आप चाइनीज लॉ के हिसाब से गवर्न होने को तैयार हैं? वैसे ही आरोप लगता रहा है कि अमेरिकी AI कंपनियां अमेरिका के नैरेटिव को, अमेरिका के नजरिए को दुनिया के सामने पेश करती हैं। यानी जब AI आपको किसी सवाल का जवाब देगा तो उसमें अमेरिकी नजरिया होता है। ऐसे में सवाल उठा कि क्या चीन की AI कंपनी भी ऐसा ही करेगी। इसका टेस्ट भी हुआ। डीपसीक से सवाल किया गया कि 1989 में तियानमेन स्क्वायर पर क्या हुआ था। डीपसीक ने जवाब दिया, माफ कीजिए, ये मेरे मौजूदा दायरे से बाहर है, कुछ और सवाल पूछिए। तियानमेन स्क्वायर में टैंक मैन कौन था? डीपसीक ने जवाब दिया कि मुझे माफ कीजिए, मैं आपके सवालों का जवाब नहीं दे सकता। मैं एक AI असिस्टेंट हूँ जो मददगार और नुकसान नहीं पहुंचाने के लिए डिजाइन किया गया हूँ। इसके बाद पूछा गया कि शी जिनपिंग के बारे में कुछ बताइए, तो डीपसीक ने जवाब दिया कि माफ कीजिए, ये मेरे दायरे से बाहर है। यानी चीन की आलोचना से जुड़े सवाल हो या उसके राष्ट्रपति से जुड़े सवाल हो, तो डीपसीक AI चैटबॉट की सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है। इसीलिए निष्पक्षता वाले टेस्ट में डीपसीक को भी अच्छे नंबर नहीं मिल रहे हैं। डीपसीक ने AI इनोवेशन के एक नए दौर की शुरुआत की है, जो तकनीकी क्षमता के साथ साथ लागत और किफायत पर भी फोकस कर रहा है। AI मॉडल्स को कम लागत में तैयार करके अच्छा प्रदर्शन करना अपने आप में एक गेम चेंजर है। इससे AI तकनीक छोटे और मध्यम आकार के उद्योगों के लिए भी सुलभ बनेगा। आगे AI इंडस्ट्री में कंपटीशन बढ़ेगा, खासतौर पर अमेरिका और चीन के बीच सीधी टक्कर होगी। जिस तरह 20वीं सदी में अमेरिका और रूस के बीच स्पेस रेस हुई थी, जिसमें अमेरिका ने चंद्रमा पर पहुंचकर जीत हासिल की, उसी तरह 21वीं सदी में AI की रेस शुरू हो गई है। इस बार मुख्य प्रतिद्वंदी अमेरिका और चीन है। अमेरिका ओपन AI, गूगल और माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनियों के साथ मैदान में है, जबकि चीन डीपसीक, बाइडू और टेंसेंट जैसी कंपनियों के साथ तेजी से आगे बढ़ रहा है। ये रेस न केवल तकनीकी श्रेष्ठता के लिए है, बल्कि आर्थिक, सामरिक और ग्लोबल सत्ता के लिए भी है। सवाल यह है कि इस बार कौन जीतेगा। इस सवाल का जवाब दुनिया के शक्ति समीकरण को बदल देगा।
इस शो में हम नई नई सत्ताओं में आपसे आपका परिचय कराते हैं और जब कोई गेम चेंजर बदलाव होता है तो सत्ता की पूरी कुंजी भी तैयार करते हैं। आज डीप सीक के विषय में भी हमने यही किया है। ये वो लोग हैं जो अपनी मेहनत की कमाई को किसी न किसी माध्यम से शेयर बाजार में निवेश करते हैं। हर महीने के खर्च से कुछ पैसे SIP या म्यूचुअल फंड में डालते हैं कि अच्छा रिटर्न मिलेगा, लेकिन फिलहाल रिटर्न बढ़ने की बजाय उनका दुख बढ़ता जा रहा है। इसलिए हम आपसे कुछ जरूरी सवाल पूछना चाहते हैं। क्या शेयर बाजार की डुबकी में आपका म्यूचुअल फंड भी डूब रहा है? कहीं लहूलुहान शेयर बाजार से आपका SIP पोर्टफोलियो भी खतरे के लाल निशान पर तो नहीं है? क्या आपने भी ये चेक किया कि मार्केट क्रैश से आपके म्यूचुअल फंड का फायदा आधा हो गया? और ये सब देखकर क्या आपके मन में भी गिरते शेयर मार्केट में SIP बंद करने का ख्याल आ रहा है? और एक जरूरी सवाल ये भी है कि क्या मेहनत की पाई जोड़कर आप जो बचत करते हैं क्या वो बड़े खतरे में है? हमारे कई न्यूज़ मित्र ये सोच रहे होंगे कि शेयर बाजार की गिरावट से उनका क्या कनेक्शन है, लेकिन आज आपको ये समझना चाहिए कि इस गिरावट का असर उस SIP पर भी पड़ रहा है जिसमें आप हर महीने एक निश्चित रकम डालते हैं। इसका मतलब यह है कि हर गिरावट के साथ सिर्फ शेयर बाजार के नंबर कम नहीं हो रहे, बल्कि आपका पैसा भी कम होता जा रहा है। पिछले वर्ष 27 सितंबर 2024 को सेंसेक्स ने अपना ऑल टाइम हाई बनाया था और 85,978 का आंकड़ा छुआ था, लेकिन वहां से अब तक सेंसेक्स 10,000 अंक से ज्यादा टूट चुका है और 12% से भी ज्यादा की गिरावट आ चुकी है। इसी तरह निफ्टी ने भी 27 सितंबर 2024 को 26,277 का शिखर छुआ था और अब तक वो 13% से भी ज्यादा गिर चुका है। लेकिन शेयर बाजार वाले भूकंप के झटके कैसे म्यूचुअल फंड में SIP करने वाले आपके जैसे करोड़ों निवेशक महसूस कर रहे हैं, इसे आप समझिए। लगातार गिरावट की वजह से लोगों को म्यूचुअल फंड में पिछले 3 महीने में 10 से 14% तक का नुकसान हो चुका है। 40 से ज्यादा ऐसे म्यूचुअल फंड हैं जिसमें भारी गिरावट दर्ज की गई है और मुमकिन है इनमें कई म्यूचुअल फंड में आपका पैसा भी लगा हो। शेयर बाजार में कोहराम की वजह से SIP करने वाले कई निवेशकों का फायदा आधा हो चुका है और जिन नए निवेशकों ने पिछले वर्ष या अभी SIP शुरू की है उनका निवेश घाटे में जा चुका है। इसीलिए आपको भी एक बार ये चेक कर लेना चाहिए कि लहूलुहान शेयर बाजार में आपका SIP पोर्टफोलियो खतरे के निशान के ऊपर है या फिर नीचे। शेयर बाजार की गिरावट से कुछ दिन पहले तक म्यूचुअल फंड के जो निवेशक टेंशन फ्री थे, अब उनके माथे पर भी चिंता वाला अपर सर्किट लगने लगा है और अब SIP करने वालों के बीच भी भगदड़ मच गई है। एक रिपोर्ट के अनुसार दिसंबर 2024 में SIP बंद करने के पिछले सारे रिकॉर्ड टूट गए हैं। सिर्फ दिसंबर में 45 लाख से ज्यादा SIP खाते बंद हुए हैं, जो अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। इससे पहले मई 2024 में 44 लाख SIP खाते बंद हुए थे, लेकिन अब ये रिकॉर्ड भी टूट गया है। वैसे हमेशा की तरह हम आपको सत्ता में सिर्फ समस्या नहीं गिनाएंगे, बल्कि उसका हल भी बताएंगे। ये SIP करने वाले न्यूज़ मित्रों के लिए सत्ता के सूत्र हैं। इस माहौल में आपको क्या करना चाहिए? शेयर मार्केट एक्सपर्ट्स के अनुसार अगर आपने लंबी अवधि या फिर रिटायरमेंट प्लान के हिसाब से SIP की है तो आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप इस गिरावट में भी अपनी SIP को जारी रख सकते हैं। कुछ एक्सपर्ट्स का यह भी मानना है कि गिरावट में निवेश बढ़ाने का भी मौका है, क्योंकि गिरते बाजार में आपको उसी रकम में ज़्यादा यूनिट मिल जाएंगी। लेकिन अगर आपने म्यूचुअल फंड में शॉर्ट टर्म यानी छोटी अवधि के लिए निवेश किया है तो आपके पास गिरते हुए शेयर बाजार में SIP रोकने का विकल्प मौजूद है। इसके अलावा SIP से बाहर निकलने का भी ऑप्शन है, क्योंकि शॉर्ट टर्म में ये गिरावट कहाँ रुकेगी ये कहना मुश्किल है। देखिए, बाजार में आम निवेशकों के लिए बहुत ही गोल्डन पीरियड है। मार्केट में हमेशा जो लोग तेज़ी में खरीदते हैं वो कम कमा पाते हैं। जो मंदी में खरीदता है, जैसे आज आप देखेंगे कि ऊपर से कोई भी शेयर ले लीजिए, 15-20% से लेके 50% तक का तेज़ी गवा चुका है। तो अगर आज आपको सस्ते में शेयर मिल रहा है, मार्केट कहीं जाने वाला नहीं है, अपनी इकोनॉमी अच्छा कर रही है, बजट सामने है, अभी निवेश करना सुरक्षित है, जैसे आप भी कह रहे हैं कि दिस इज राइट टाइम टू। यस, डेफिनेटली। अगर आप नया SIP शुरू करते हैं या म्यूचुअल फंड खरीदते हैं तो उनका NAV गिरा हुआ है,
तो आपको सस्ते में मिल रहा है। आपका विजन ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमें 1 महीने में ही कमाना है या 2 महीने में करना। आपका अगर विजन है कि 1, 2 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल रखेंगे तो बहुत पैसे उसमें आएंगे। अब हम आपको ये भी समझाते हैं कि आखिर भारतीय शेयर बाजार की सत्ता के टूटने की वजह क्या है। वो कौन से कारण हैं जिसकी वजह से शेयर मार्केट में हर नए दिन और नई सुबह के साथ नया त्राहिमाम शुरू हो जाता है। इसमें पहली वजह है विदेशी निवेशक जो भारतीय बाजार छोड़कर भाग रहे हैं। वो अक्टूबर 2024 से अब तक 2.5 लाख करोड़ के शेयर बेच चुके हैं, जबकि सिर्फ जनवरी महीने में 64,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट विदेशी निवेशकों ने भारत से बाहर निकाला है। दूसरी बड़ी वजह है तीसरी तिमाही के नतीजे। बड़ी बड़ी कंपनियों की तीसरी तिमाही के नतीजे कमजोर हैं और शेयर बाजार में डर का माहौल है। तीसरी वजह है मुनाफा वसूली, यानी केंद्रीय बजट से पहले कुछ निवेशक प्रॉफिट बुकिंग भी कर रहे हैं। जिन शेयर में फायदा है उन्हें बेचा जा रहा है। इसके अलावा चौथी वजह है डॉलर, जिसकी सत्ता ट्रंप के टैरिफ वाले ऐलान के बाद और मजबूत हो गई है, जबकि भारतीय रुपए में कमजोरी बरकरार है। अब इस लिस्ट में एक और वजह शामिल हो गई है जिसका नाम है डीप सीक, यानी चीन का वो एआई जिसने अमेरिका में हड़कंप मचा दिया है और इसके साइड इफेक्ट भारत समेत सभी बाजारों में दिख रहे हैं। अब चिंता की बात यह है कि शेयर बाजार की डुबकी कुछ और दिन जारी रह सकती है और इसका सीधा असर आपकी मेहनत की कमाई पर पड़ने वाला है। लेकिन दिल्ली की सियासत में भी कम ट्विस्ट नहीं है। दिल्ली की सियासी लड़ाई में मंगलवार का दिन फुल चुनावी एक्शन वाला रहा। कई रैलियां हुई, रोड शो हुए, नेताओं ने मंदिर में माथा भी टेका, जनता से अपने वादे दोहराए तो एक दूसरे पर आरोप भी खूब लगाए। अरविंद केजरीवाल ने आज पीएम मोदी को चिट्ठी लिखी और मिडिल क्लास वाला दांव चला। केजरीवाल ने कहा कि केंद्र सरकार ने अरबपतियों का हजारों करोड़ का कर्ज माफ किया है। अगर सरकार पूंजीपतियों का कर्ज माफ करना बंद कर दे तो इतनी रकम में मिडिल क्लास से इनकम टैक्स का बोझ हाफ और जीएसटी माफ हो सकता है। अगर सरकार को कर्ज माफ ही करने हैं तो मिडिल क्लास लोगों की गाड़ियों वाले लोन और होम लोन माफ करने चाहिए। वैसे दिल्ली में आज गृह मंत्री अमित शाह, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी सुपर एक्टिव थे। गृह मंत्री अमित शाह ने पहले दिल्ली चुनाव को लेकर पार्टी नेताओं के साथ मीटिंग की, फिर उन्होंने रोड शो किया और रैली को संबोधित किया। खराब स्वास्थ्य की वजह से अब तक 3 रैलियां रद्द कर चुके राहुल गांधी आज फिर दिल्ली दंगल में उतरे। उन्होंने सुबह वाल्मीकि मंदिर में पूजा की तो शाम को दिल्ली में चुनाव प्रचार किया। इन रैलियों और रोड शो ने कैसे दिल्ली का सियासी पारा बढ़ा दिया है, इस पर एक रील देखिए। केंद्र का सारा सरकारी खजाना 400 से 500 अरबपतियों के लिए खोल दिया गया पूरी तरह से। इसलिए मैंने प्रधानमंत्री जी से इस पत्र के जरिए 2 निवेदन किए हैं। एक तो चाहे कानून लाया जाए, चाहे ऐलान करे प्रधानमंत्री जी कि अब इस देश के अंदर किसी भी अमीर अरबपति के कर्जे माफ नहीं किए जाएंगे। अगर कर्जे माफ करने हैं तुमको, मिडिल क्लास के कर्जे माफ करो ना। 5 तारीख को दिल्ली वालों के लिए बहुत बड़ा मौका है। किस चीज का मौका है मालूम है? मालूम है? एक केजरीवाल की आपदा से मुक्त होने का मौका है। एक केजरीवाल की सरकार झूठ, फरेब और वादा खिलाफी की सरकार, केजरीवाल की सरकार भ्रष्टाचार की सरकार।